वेलकम केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स के और एक वीडियो में। तो इस वीडियो में हम थोड़े से एनसीईआरटी जो किताब है उसके कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहले टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 से जितने भी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 के ए में, क्वेश्चन पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3A, ए गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। देखो, एक वेसल है, ठीक है। इसमें अगर हम गैस डालते हैं, सपोज CO2 एक गैस है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको हम डालते हैं इस वाले कंटेनर में तो ये पूरा कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगा। पूरा कंटेनर में जितना भी स्पेस बचा है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। ऐसा क्यों? लिक्विड्स क्यों नहीं कर पाते? लिक्विड्स अगर हम डालते हैं, सपोज लिक्विड्स को हमने डाला, ठीक है, लिक्विड्स में वाटर डाला, वाटर अप टू हियर इट कैन ऑक्यूपाई, बट इट कैन नॉट ऑक्यूपाई द होल थिंग अनलेस वी पोर होल वाटर इन दिस कंटेनर। लेकिन गैस को अगर हम थोड़ा सा भी इधर में, अगर हम थोड़ा एक डॉट अगर हम थोड़ा गैस भी डाल देते हैं वेसल में तो ये धीरे धीरे पूरा वेसल को कवर अप कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन गैस इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट। गैसेस में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, हमने डिफरेंस में देखा था। एंड द पार्टिकल्स है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यस, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है किसमें? गैसेस में, ठीक है। गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। मतलब क्या, पार्टिकल्स बहुत बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, मतलब बहुत फास्ट मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, ठीक है। और साथ ही साथ उनके पास एक एडवांटेज क्या है, उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। मतलब क्या, वो लोग ऐसे कहीं भी जाके मूव कर सकते हैं, है नहीं? So hence they can move around anywhere and can occupy the whole space available to them। मतलब क्या कि इसी के वजह से वो लोग कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, और पूरा होल स्पेस को वो लोग जो अवेलेबल है उनके लिए उनको वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। समझ आई बात? तो मेन फैक्टर्स क्या हैं? की फैक्टर्स हैं इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना और काइनेटिक एनर्जी का ज़्यादा होना। यही फैक्टर है कि वो लोग किसी भी कंटेनर में रखो पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का बी। नाउ ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एक गैस, अगर हम इस कंटेनर में सपोज CO2 रखते हैं तो CO2 के जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें साइड में वॉल्स में प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है, प्रेशर क्रिएट करेगा। ऐसा क्यों? इसका रीज़न क्या है, ठीक है, समझते हैं। द गैस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। ओके, हमें पता है कि गैस पार्टिकल्स ऑलवेज मोशन है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है उनका, इसलिए, ठीक है। ड्यूरिंग देयर मोशन के वक्त वो लोग एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, मतलब धक्का खाते हैं या फिर एक दूसरे से, जैसे होता है ना, जब यहाँ पर एक कार है और एक यहाँ पर और एक कार है तो दोनों संघर्ष होते हैं। संघर्ष, इसको हिंदी में संघर्ष कहते हैं और इंग्लिश में बोला जाता है कोलाइड या फिर कोलिशन। कोलाइड मतलब एक दूसरे से धक्का खाना। तो धक्के खाते सिर्फ सपोज यहाँ पर एक वेसल है, ठीक है, यहाँ पर ये पार्टिकल गैस पार्टिकल्स हैं, तो ये इनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, मतलब क्या, ये लोग रैंडमली मूव करेंगे। ओके, मूव करते वक्त वो लोग क्या और एक पार्टिकल से ऐसे कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद और दूर चले जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे करते करते वो लोग वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं, वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। करने से क्या होगा, वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर हम ऑब्जर्व करते हैं वो किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ दिस कोलिशन। ये कोलिशन होता है पर यूनिट एरिया। सपोज मान लेते हैं ये वॉल है, यहाँ पर सपोज ये पार्टिकल्स ने कोलाइड किया है, ठीक है। तो अभी देखो क्योंकि उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है गैस पार्टिकल्स का, और इंटर पार्टिकुलर फोर्स बहुत कम होता है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स बहुत कम होता है, मतलब बहुत लेस होता है बोला जाए तो। इससे क्या होगा, वो लोग बार बार इसके वॉल्स में धक्का खाएंगे कंटेनर के। ऐसे इससे क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा। हमें पता है क्या प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाई एरिया। तो एरिया तो है और फोर्स वो लोग दे रहे हैं पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या, प्रेशर, एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, ठीक है ना। तो अभी एरिया छोटा है, प्रेशर ज़्यादा है, सॉरी एरिया कम है, फोर्स ज़्यादा है, मतलब क्या, प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ओके ना। तो इससे क्या होगा
कि द प्रेशर ऑफ द गैस ऑब्जर्व इज बिकॉज ऑफ दिस कोलिशंस पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ओके, अभी देखो, अगर ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो क्या ज़्यादा प्रेशर होगा? ऑब्वियसली हाँ। कारण क्या है? देखो, पहले तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पर वन, सपोज मान लेते हैं, अभी एज्यूम करते हैं यहाँ पर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं यहाँ पर। अगर मिलियंस में अगर हम और भी मिलियंस, सपोज 1 मिलियन है, ठीक है, 1 मिलियन पार्टिकल्स हैं, अगर इसमें हम 5 मिलियन कर देते हैं पार्टिकल्स, डाल देते हैं 5 मिलियन और भी पार्टिकल्स, तो क्या होगा? ऑब्वियसली कोलिशन ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो सपोज मान लेते हैं 1 मिलियन में ये पार्टिकल और ये पार्टिकल में डिस्टेंस इतना है, 5 मिलियन देने से अभी इनका डिस्टेंस ऐसा हो गया। मतलब क्या, जितना टाइम पहले वाले में उन, मतलब सपोज ये पार्टिकल और इस पार्टिकल में जाने में लगा सपोज 2 सेकेंड्स लगा, ठीक है। अभी 5 मिलियन देने से क्या होगा, ये दोनों पास से जाएंगे तो इनको जाने में सपोज 1 सेकेंड लगा या फिर 0.5 सेकेंड लगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी कोलिशंस होगा। मतलब क्या, पार्टिकल्स इधर उधर होते रहेंगे, साइड के साथ भी कोलाइड करेंगे, साइड के साथ भी। ऐसे करने से क्या होगा, कोलिशन ज़्यादा होगा, और कोलिशन ज़्यादा मतलब क्या, प्रेशर ज़्यादा, सिंपल सी बात। इसके बाद क्या है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हैं तब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, हायर वेव कोलिशन से रिजल्ट इन। अच्छा देखो, हमें क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर स्क्वायर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो भाई, गैस पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी वैसे ही ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड लिक्विड में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। इसमें से अगर हम इसको और भी बूस्ट करते हैं, इफ़ वी बूस्ट दिस टू मच, अगर बूस्ट कैसे कर रहे हैं हम, बूस्ट मतलब इनको फोर्स देकर नहीं कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इनको। इसे करने से क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बूस्ट हो रहा है। बूस्ट होने में मतलब क्या, जो पार्टिकल्स पहले, सब उस पार्टिकल्स का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है ना, वो बूस्ट होकर अभी हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 5 टाइम्स बढ़ गया। इसका मतलब क्या, कोलिशन भी क्या है, बहुत जल्दी जल्दी होगा। वैसे ही पार्टिकल्स का स्पीड ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसीलिए ऊपर से अगर हम इसको और बूस्ट करते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी को अगर हम और बढ़ा देते हैं, तब तो भाई बोनस ही है इनके लिए, ठीक है ना। ये पार्टिकल्स इतने ज़्यादा स्पीड से एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और वॉल से भी कोलाइड करेंगे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात। अभी देखो, सी नंबर का मैंने आंसर नहीं लिखा, क्योंकि सी नंबर तो भाई कॉमन सेंस है। एक वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों बोलते हैं, देखो वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हार्ड होता है, ओके, उसका क्या बोलते हैं उसको, हार्ड होता है, और उसमें जो है पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं। अच्छा, और एक है डेफिनेट वॉल्यूम, उसका डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। फ्लूइडिटी नहीं है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तो ये वाला मैंने लिखा नहीं, इसलिए इम्पॉर्टेंट जो है वो डी नंबर का है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कैनेटिक एक्सपर्ट। अभी क्या बोला है, देखो, हवा में हम अगर अपने हाथों को, ये हमारा हाथ है, ठीक है, अगर हम इसको हम एयर में मूव करते हैं, आप अभी खुद करके देख सकते हो, मैं भी अपने हाथ हिला रहा हूँ अपने हवा में, तो हम इसको ईजिली हिला पा रहे हैं, मतलब ईजिली मूव कर रहे हैं हवा में। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि ये एक वुडन स्टैक है, वुडन लॉग है, सपोज मान लेते हैं, इसमें आपको अपना हाथ पास, मतलब थ्रू अपने हाथ को उसको इसके अंदर से पास करवाना है, मतलब इसके अंदर से इसको चीर के आपको निकालना है अपने हाथ को। ओके, यू टू पेनिट्रेट दिस लॉग ऑफ, तो क्या आपका हालत टाइट होगा? ऑब्वियसली होगा। अब इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे का केमिस्ट्री जानते हैं, ठीक है, इसके पीछे का साइंस जानते हैं एक्चुअली। तो देखो, हवा में क्या है, हवा में एयर में इन एयर द इंटर पार्टिकुलर स्पेस मैक्सिमम होता है। इंटर पार्टिकुलर स्पेस मतलब क्या, जगह ही जगह, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल में इतना डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, डिस्टेंस इज़ वेरी वेरी हाई, और वी कैन से डिस्टेंस इज़ वेरी वेरी लॉन्ग। इससे क्या होगा कि इनके बीच में हम अपना हाथ पास थ्रू कर सकते हैं। लेकिन बेटा सॉलिड में हमें क्या पढ़ाया गया है, सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ
या फिर सोच रहे यहाँ से। तो देखो इतने छोटे से जगह से हमारा इतना बड़ा हार्ट पास होगा क्या? नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है गाइस। तो इंटर पार्टिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है एयर में, इसलिए हम अपना हाथों को ईजिली मूव करवा सकते हैं। वी कैन पास थ्रू, वी कैन मूव आवर हैंड्स ईजी थ्रू इट। लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड्स, सिंस द स्पेस इज लीज्ड, सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा कम किस में होता है? सॉलिड्स में होता है। ठीक है, अब ब्लॉक ऑफ वुड तो भी सॉलिड है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ वुड जो भी हो, वी नीड ए स्पेशल टेक्निक टू पास आवर हैंड्स टू इट। अभी स्पेशल टेक्निक मतलब जो जो कराटे एक्सपर्ट हैं उन वो ही सिर्फ ये कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज उनका ट्रेनिंग है ऐसा, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका मतलब वो लोग टेक्निक जानते हैं जिससे वो लोग अपने हाथों को इससे पास थ्रू कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे नॉर्मल सिटीजन्स, नॉर्मल पीपल नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें थोड़ा सा एडवांस हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोला है इसमें। क्वेश्चन जो है वो है कि लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी, ओके, एज कंपेयर्ड टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो देखो अकॉर्डिंग टू डिफरेंस, हमने डिफरेंस में क्या पढ़ा था कि डेंसिटी जो है वो लिक्विड्स का मॉडरेट होता है, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन में ये आता है कि क्वेश्चन ये कहता है कि हमें पता है कि लिक्विड का डेंसिटी कम है वैसे भी, ठीक है ना, लिक्विड का डेंसिटी कम है, लेकिन आइस जो है वो सॉलिड है, ठीक है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब भारी है वो ज़्यादा, ठीक है। लिक्विड का थोड़ा कम है लेकिन सॉलिड का भारी है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड का है। तो वो डूबता क्यों नहीं है? वो पानी में, मतलब सपोज यहाँ पर बीकर रखा, इसमें पानी इतना लेवल का है, तो इतना हमने यहाँ पर आइस क्यूब रखा, तो ये डूबता क्यों नहीं? ये तो सॉलिड है, आइस क्यूब सॉलिड है, ऑब्वियसली आइस क्यूब सॉलिड है, इसका डेफिनेट शेप है, साइज़ है, वॉल्यूम है, ऑब्वियसली। तो डूबता क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार सा है कि जब टेम्परेचर को हम लो करते हैं, मतलब टेम्परेचर को हम घट मतलब नीचे एकदम टेम्परेचर को लो कर देते हैं, एकदम सपोज 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा कर देते हैं, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स से एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, यू कैन से, ठीक है। तो उस फोर्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, ठीक है। तो ड्यू टू विच दे फॉर्म ए केज लाइक स्ट्रक्चर। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए वो लोग एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत लार्ज स्पेस होता है बिटवीन में। मतलब सपोज ये पार्टिकल और ये पार्टिकल हाइड्रोजन का, ठीक है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है, दिस इज़ द स्पेस बिटवीन देम। सो इनके बीच में इतना ज़्यादा स्पेस होने के कारण क्या हो रहा है, इसका डेंसिटी सॉरी वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। देखो अगर मैं बोलूँ कि अगर अगर आपका रूम है एक, ठीक है, ये रूम के वॉल्स हैं, ठीक है, दिस आर द रूम वॉल्स ऑफ द रूम्स। अगर देखो ये नॉर्मल है, अगर इसको हम लोग और स्प्रेड करते हैं, सपोज अभी इस घर का वॉल्यूम है सपोज इतना, देखने में ऐसा है घर का वॉल्यूम, ओके। सो अगर हम इसको वॉल्स को और दूर कर देते हैं एक दूसरे, सपोज इतना कर दिया हमने, सो व्हाट इज़ द वॉल्यूम नाउ? तो इसका वॉल्यूम क्या, तो इसका वॉल्यूम ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगा, इस वाले से तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, ठीक है ना। और हमें क्या पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। मतलब क्या कि डेंसिटी और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कम हो जाता है। सिमिलर सी बात कि अगर डेंसिटी ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इन दैट केस यहाँ पर क्या वॉल्यूम का इंक्रीज़ हुआ है, मतलब क्या डेंसिटी डिक्रीज़ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अभी हमें क्या बता सकते हैं हम इसे कि इस वाले ऑब्जेक्ट का या फिर इस वाले रूम का डेंसिटी जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर, ओके। तो अभी सेम चीज़ यहाँ पर हुआ कि विथ लार्ज स्पेस इन बिटवीन, हैंस द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर हैज़ लेसर डेंसिटी देन दैट ऑफ द आइस, दैट इज़ जो उससे बोलते हैं लिक्विड। लिक्विड से मतलब सॉलिड आइस से लिक्विड का
सॉलिड आइस जो है उसका डेंसिटी लिक्विड से कम है बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम, और स्पेस ज़्यादा है, मतलब क्या पार्टिकल्स बहुत दूर हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, तो वॉल्यूम ज़्यादा होने से डेंसिटी कम। सो इसीलिए जो है आइस का डेंसिटी कम होता है लिक्विड वाटर से, ठीक है। तो एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एक्चुअली जो यू कैन से शेप या फिर बोल सकते स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिखने में एक्चुअली ऐसा होता है कि ऐसा होता है ये, ओके। तो इट इज़ लाइक दैट। Something like that, okay. This is called hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। तो आप देख सकते हो इसमें बीच में कितना ज़्यादा लार्ज स्पेस है, दैट्स वाई द डेंसिटी इज़ लेस। अभी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, उनका आंसर है कि रबर, मतलब क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि रबर और इलास्टिक बैंड सॉलिड कैसे हैं, क्योंकि जब हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनका शेप चेंज हो जाता है। तो एक्चुअली क्वेश्चन किताब के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 में है। ये ए है, ये बी था और ये सी है, ठीक है। तो अभी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोला है, टेक्स्ट बुक खोलकर देख सकते हो क्वेश्चन क्या है। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड। बोला है रबर बैंड के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि ये जो है ये स्ट्रेच होने के बाद, इसको स्ट्रेचिंग करने के बाद इसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है, तो क्या ये एक सॉलिड है, ठीक है ना। हमें तो पता ही है, हमारे दिमाग में घुसाया दिया गया है कि सॉलिड हमेशा हार्ड होते हैं, उसका डेफिनेट शेप होता है, ठीक है ना। तो इसे हम एक्सप्लेन करेंगे, प्रूफ करेंगे कि हाँ भाई रबर बैंड या फिर इलास्टिक बैंड जो है सॉलिड है। कैसे, देखो, एक इलास्टिक बैंड या फिर रबर बैंड में शेप का चेंज होना हम ऑब्ज़र्व करते हैं तभी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं। सपोज़ यहाँ पर एक रबर बैंड है, ठीक है, आप इसको घर पे कर सकते हो। आप क्या करोगे, यहाँ से इसको खींचो, यहाँ से इसको खींचो, मतलब क्या, फोर्स अप्लाई करो। करने के बाद देखोगे कि रबर बैंड जो है थोड़ा स्ट्रेच हो गया है ऐसा, ठीक है ना। अब जब इसको फोर्स देना बंद करोगे, मतलब जब आप इसको फोर्स देना बंद करोगे, सेम टू सेम हूबहू ऐसा ही आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आप फोर्स दे के रखे हो, ठीक है। अब जब आप फोर्स देना बंद कर देते हो, नो फोर्स देना बंद कर देते हो, तभी इसका ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन इलास्टिक और रबर बैंड चेंज इन शेप इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। As soon as we release the force, they retain the original shape. Retain means you can say reform. जैसे कि reform मतलब फिर से regain, you can say regain, ठीक है। मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं समझ, मेरे पास वर्ड नहीं है इसका। मतलब जब आप सिनेमास देखते हो, जैसे कि टार्जन मूवी जो था, ठीक है, उसमें क्या होता है कि लास्ट वाले सीन में जब लास्ट विलियन फाइट होता है, विलियन नहीं एक्चुअली जो फाइट होता है लास्ट में, तो देखोगे कि जो कार है उसके जो पीसेस हैं, ठीक है, कार के जो पीसेस हैं वो बहुत जगह पर, सपोज यहाँ पर बहुत सारी जगह पर फैला हुआ था, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम पावर, सुपर नेचुरल पावर, वो फिर से अपने मतलब जिस शेप में था उस शेप में ये फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगे। मतलब सपोज कार का ये पार्ट जो था फिर से होने लगा, ओके, मीन्स फिर से अपनी जगह पर वो आने लगा, तो उसी को हम बोलते हैं रिटेन, ठीक है। अभी देखो, अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करने के बाद ऐसा स्ट्रेच होगा, ठीक है, ऐसा स्ट्रेच हो सकता है। होने के बाद जब आप इसको छोड़ दोगे तो देखना जब रबर बैंड है वो धीरे धीरे वो
अपने साइज़ को फिर से ओरिजिनल में बदल ले जाए, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं रिटेन, ठीक है। तो रिटेन देयर ओरिजिनल शेप, हैंस यू कैन से दे आर सॉलिड्स, क्योंकि वो लोग अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं इलास्टिक बैंड या फिर रबर सॉलिड्स हैं, ठीक है। अब स्पॉन्ज, इन स्पॉन्ज द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स इज सच दैट देयर आर लार्ज गैप्स इन बिटवीन वेयर एयर रिमेन्स ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस दिस ट्रैप्ड एयर इट कम्स आउट एंड हैंस गेट कंप्रेस्ड, सो वी कैन से दैट स्पॉन्जेस आर ऑल्सो सॉलिड्स। इसमें क्या बोला है, ये स्पॉन्ज जो है, सपोज ये स्पॉन्ज है, इसमें ऐसे बहुत सारे गैप्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, छोटे भी नहीं, मतलब दिखाई देता है कभी कभी, मतलब ज़्यादातर दिखाई देते हैं आँखों से, माइक्रोस्कोपिक नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे गैप्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि हवा जो है वो ट्रैप्ड रहता है, मतलब हवा अटका हुआ रहता है, ठीक है। तो जब इसको हम प्रेस करते हैं, प्रेस मतलब ऐसा हो जाता है इसका शेप, ऐसा शेप हो जाता है इसको, तो प्रेस करने से क्या होता है, जो हवा है वो निकल जाता है ऑब्वियसली, ठीक है, हवा निकल जाता है, हवा निकल जाता है मतलब क्या, इट कम्स आउट एंड हैंड्स गेट कंप्रेस, मतलब कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम, ये कब होता है, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर्स, तब ये कंप्रेस हो जाता है। लेकिन जब हम फोर्स देना बंद कर देते हैं तब क्या होगा, देखना कि वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन से दैट दे आर ऑल्सो सॉलिड्स। आप इसको एक्टिविटी घर में करके देख सकते हो। आपको एक स्पॉन्ज लेना है, कोई भी एक स्पॉन्ज, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत सारे गैप्स है, उसको आपको फोर्स अप्लाई करना है। फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ फोर्स अप्लाई करने के बाद ऐसा शेप हो जाता है इसका, ठीक है, मतलब क्या हवा निकल जाते हैं। लेकिन जब हम इसको फिर से अपना एक्सटर्नल फोर्स देना बंद कर देंगे, फिर से आपका ओरिजिनल शेप हो जाता है, जस्ट लाइक दस यू कैन से रबर बैंड। तो ये भी सॉलिड्स हैं, ठीक है। इसके बाद सी नंबर पे है कि व्हाट अबाउट, अच्छा एक्चुअली मैंने थोड़ा गलत लिखा, ये सी नहीं है एक्चुअली, ये ये एक्चुअली बी है और ये एक्चुअली सी है, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा, ठीक है, कोई ना। तो अभी बी नंबर में है कि व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दिस टेक द शेप ऑफ द जार आर द सॉलिड। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्या बोला कि अगर हमें जो मतलब सॉल्ट पार्टिकल्स है, शुगर पार्टिकल्स हैं, उन्हें हमें कुछ कोई भी कंटेनर में रखते हैं, तो वो किसी भी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। सपोज़ हमारे घर में ग्लास जार में सॉल्ट रखने का मतलब माना जाता है, ठीक है, ऐसे रखने से सॉल्ट अच्छा होता है, ठीक है, प्लास्टिक में ना रखा जाए, ठीक है। तो ग्लास में हम जब रखते हैं सॉल्ट को, तो आपने नोटिस किया होगा जो ग्लास का शेप है, ग्लास वाला कंटेनर का शेप है, उसका शेप शुगर पार्टिकल्स ले लेते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंस, यहाँ पर देख सकते हो, पहला डिफरेंस, liquids take the shape of any container. So here we get a controversy or you can say contradiction. यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो सकता है कि हमें तो डिफरेंस में पढ़ा था कि लिक्विड्स किसी भी कंटेनर का शेप ले लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये लिक्विड्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो अब इसको आंसर पढ़ के देखो, द शेप ऑफ ईच क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट और शुगर डजंट चेंज when put in different containers. Since the size of each particle is small, it appears that collectively they can take the shaped containers. क्या समझाया गया है, देखो सॉल्ट और शुगर पार्टिकल्स की जो शेप है वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब इनका साइज़ इतना छोटा होता है, ये ऐसा दिख, मतलब जब इसको हम ऐसे कलेक्टिवली देखेंगे तब लगेगा कि ये किसी भी कंटेनर का शेप ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल साइज इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो लोग कंटेनर का शेप ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो अगर मैं बोलूँ कि एक सूट केस में आपको 100 मास्क रखने हैं, तो आप रख सकते हो ऑब्वियसली, 100 से ज़्यादा रख सकते हो, 500 1000 रख सकते हो, क्योंकि मास्क का जो साइज़ है वो छोटा है, मतलब साइज इज़ वेरी वेरी लेस। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसी सूट केस में आपको वाटर बॉटल्स रखने हैं,
तब आप कितने रख पाओगे? तब बोलोगे हार्डली 50 और यू कैन से 25, यू कैन से 30, यू कैन से 40, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सूटकेस। अगर सेम सूटकेस हुआ तो हार्डली 50 आई गेस, क्योंकि अभी देखो वाटर बॉटल्स का साइज़ कितना है, ज़्यादा, ठीक है ना। मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप तो इस वाले एक्टिविटी से हम इस वाले एक्टिविटी से हम क्या ये बोल सकते हैं कि मास्क लिक्विड्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? क्योंकि देखो मास्क ने क्या किया, सूटकेस का शेप ले लिया, ऐसा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मास्क का साइज़ बहुत कम है, इसीलिए जब हम इसको एक साथ रखेंगे, देखो कलेक्टिवली वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कलेक्टिवली, ये वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन, वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल्स। तो कलेक्शन की वजह से वो लोग क्या हो रहा है कि दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो लोग किसी भी कंटेनर का शेप ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टिकल छोटे हैं, मतलब क्या, वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एडजस्ट ऐसे देखो, अब मैं बोलूँ, ये देखो एक बीकर है, इसमें हमने ऐसे पार्टिकल्स रखे, ठीक है। तो ऐसे रखे हमने, ऐसे करते करते, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसा दिख रहा है कि वो लोग किसी भी कंटेनर का शेप ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका पार्टिकल बहुत छोटा है तो दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का डाउट सॉल्व हो गया। अभी टेम्परेचर स्केल मतलब केमिस्ट्री में 2 इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर स्केल यूज़ होते हैं, ठीक है। तो पहला टेम्परेचर स्केल जो है दो टेम्परेचर स्केल्स हैं। नंबर 1 इज सेल्सियस स्केल, एक्चुअली डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस स्केल, जिसे हम ऐसे लिखते हैं। दूसरा है केल्विन का कोई डिग्री नहीं होता, उसका सिंबल होता है ओनली कैपिटल के, केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल के अकॉर्डिंग अगर हम टेम्परेचर का एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं टेम्परेचर का नंबर लाइन है, ठीक है। तो नंबर लाइन बनाने के वक्त क्या होता है कि सपोज़ ऐसा है, ओके, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये क्या है, -1, -2, -3, ठीक है। ऐसे करते 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 जब -273.15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, मतलब क्या, हमने केल्विन नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक गैस को, ठीक है, एक गैस के वॉल्यूम को उन्होंने क्या किया कि 0 डिग्री से -1, 2 करते 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 इतना डिग्री तक डिक्रीज़ किया वॉल्यूम को, गैस के वॉल्यूम को। तो जब उन्होंने देखा, प्रेशर को कांस्टेंट रखा उन्होंने ये किया कि वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो उन्होंने देखा जब टेम्परेचर इतना तक पहुंचा, तब गैस का जो वॉल्यूम था वो 0 हो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि गैस का वॉल्यूम 0 तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाना मतलब क्या, गैस का वॉल्यूम 0 हो जाना मतलब क्या, इट इज़ प्रूव्ड दैट इससे नीचे, ठीक है, इस वाले टेम्परेचर के नीचे और गैस का वॉल्यूम को हम मेज़र नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये बताया गया कि इतना डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन। तो इतना डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 273.15 केल्विन, ठीक है ना। मतलब केल्विन ने ये बोला कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि किसी भी, उन्होंने गैस लिया, गैस का टेम्परेचर को उन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए इतना नीचे तक लेके गए। लेने के बाद देखा कि गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 हो गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने सोचा कि और नीचे जाके क्या फ़ायदा, क्योंकि देखो
हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद अगर ज़ीरो मिल जाता है तो इसके नीचे ऑब्वियसली हमें आंसर ज़ीरो ही मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने इतना तक कि अपना रिसर्च को मतलब एक्सपेरिमेंट को जारी रखने के बाद उन्होंने ये बोला कि इसके नीचे किसी भी वॉल्यूम का क्या होगा, किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो होगा, ठीक है। मतलब क्या ये था, इट इज़ इक्वल टू केल्विन स्केल में इसको ज़ीरो बोलते हैं, ज़ीरो, ठीक है। ये ज़ीरो केल्विन है। एक्चुअली केल्विन को ओके हो जाता है लिखने से, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ज़ीरो केल्विन, ये ज़ीरो है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मतलब क्या, इतना डिग्री सेल्सियस का वैल्यू क्या है, ज़ीरो केल्विन, तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, 27273.15 केल्विन, ओके। तो अभी चार्ल्स लॉ, और एक गैस लॉ का नाम है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग इफ़ अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के with every 1 degree rise or fall in temperature, समझाऊंगा बाद में इसको लिखने के बाद, the volume of a gas increases or decreases by 1 divided by 273.15 times the volume at 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ल्स लॉ का मतलब ये है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो हर एक 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ता है या फिर घटता है तो जो वॉल्यूम होगा गैस का वो इंक्रीज़ करेगा अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करता है, या फिर डिक्रीज़ करेगा अगर 1 डिग्री सेल्सियस यू कैन से फॉल करता है, ठीक है। और कितना टाइम्स डिक्रीज़ करेगा फिर इंक्रीज़ करेगा, बाय 1/273.15 टाइम्स द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में गैस का जो वॉल्यूम था उससे 1/273.15 टाइम्स कमेगा या फिर बढ़ेगा वो वॉल्यूम, ठीक है, जो अभी जो गैस है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो क्या समझाना चाहते थे कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, टेम्परेचर से। इनडायरेक्टली वो यही समझाना चाहते थे, ठीक है। वेल उनका कॉन्सेप्ट भी जाहिर है, तो वो इनडायरेक्टली ये समझाना चाहते थे कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके। नाउ इसका हम प्रूफ भी देखते हैं। चलो मान लेते हैं लेट वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V0, ठीक है। मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम है V0, ठीक है। अभी ये कांस्टेंट प्रेशर में, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वॉल्यूम 1 डिग्री सेल्सियस में इतना है, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस में, तो एट 1 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम कितना होगा, V1 हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना टाइम्स इंक्रीज़ करेगा, 1/273.15। अभी 15 को हम यूज़ नहीं करते क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, इसलिए फॉर सेक ऑफ इनकन्वीनियंस इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ कि
1 डिग्री सेल्सियस अगर राइज करता है तो कितना राइज करेगा, नॉट वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस से प्लस कितना 1/273.15 टाइम्स दी वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मीन्स व्हाट, ये तो नॉर्मल 0 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर सॉरी वॉल्यूम। तो अभी इंक्रीज़ कितना हुआ, इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम 1/273 टाइम्स मीन्स इंटू वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस जो कि है V0, मतलब क्या 1/273 V0। ठीक है, अभी फिर इंक्रीज़ कितना हुआ, ये तो इंक्रीज़ परसेंटेज जैसा कुछ है, इंक्रीज़ यू कैन से इंक्रीज़ और डिक्रीज़। अभी तो न्यू, ये था इंक्रीज़ वाला। ठीक है, अभी न्यू टेम्परेचर क्या हुआ, फिर सॉरी न्यू वॉल्यूम क्या हुआ, न्यू वॉल्यूम हुआ V0 प्लस 1/273 V0। ठीक है, तो अभी 2 डिग्री सेल्सियस में फिर कितना होगा, एट 2 डिग्री सेल्सियस V2 इज इक्वल टू V0 प्लस 2/273 V0। ठीक है, तो 2 डिग्री सेल्सियस में V2 इतना होगा। तो एट T डिग्री सेल्सियस में VT कितना होगा, VT होगा V0 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273 V0। सो एट T डिग्री सेल्सियस VT इज इक्वल टू V0 प्लस इतना। ठीक है, मतलब क्या VT का फार्मूला क्या हो गया, VT का फार्मूला हो गया 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस बाई 273 इंटू V0। ओके, नाउ अभी क्वेश्चन में कितना बोला कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस अगर -273 तक आ जाता है तब गैस का वॉल्यूम क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इफ़ T का वैल्यू अगर -273 हो जाता है तब भी -273 कितना होगा, 273 प्लस, तो T डिग्री सेल्सियस में कितना बैठेगा, -273 होल डिवाइडेड बाय 273 V0। ठीक है, तो इट इज़ 273 माइनस 273 डिवाइडेड बाय 273 V0। इट मीन्स 0/273 V0 मतलब क्या, 0 इज इक्वल टू 0। तो हैंस प्रूव्ड व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता ना, इसका मतलब केल्विन ने सही बोला था। ओके, ये प्रूव हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, मतलब चैप्टर का नहीं, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट ज़ीरो या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो और यू कैन से एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो इसका मतलब ये है टेम्परेचर एट which volume of all gases tend to zero, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जिस टेम्परेचर में सारे के सारे गैसेस के वॉल्यूम 0 होने का ट्राई करते हैं, टेंड मतलब ट्राई करते हैं, लेकिन 0 तो हो नहीं पाते, बिकॉज केल्विन के अकॉर्डिंग क्या है, 0 कब होगा, जब 273 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस होगा, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए केल्विन का जो स्केल है वो दिखने में ऐसा है। ठीक है, तो ये है 0 इस तरफ, तो जब ये -273 आएगा यहाँ से स्टार्ट होगा केल्विन का स्केल। ओके, तो ये है 0 केल्विन,
ठीक है। और जब 0 आता है 0 डिग्री सेल्सियस तब कितना केल्विन होगा 273, और बाकी का तो ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ये कि कैपिटल T इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इससे ही हमें कन्वर्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे, कन्वर्ट दिस डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन और केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस भी अभी कर लेते हैं, ठीक है, इफ़ यू डोंट माइंड। तो पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 300 केल्विन्स, क्वेश्चन नंबर 2 73 केल्विन, क्वेश्चन नंबर 3 200 केल्विन्स, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी और एक टाइप का करेंगे हम, जो कि कन्वर्ट इनटू केल्विन, कन्वर्ट इनटू केल्विन। 1 नंबर -73 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 173 डिग्री सेल्सियस। तो इस साइड से पहले करते हैं। तो इस साइड से क्वेश्चन नंबर 1 कितना है 300 केल्विन, ठीक है। तो वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि है T इज़ इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ पर T जो है वो केल्विन को मीन करता है, तो 300 लिखो, और T डिग्री सेल्सियस मतलब डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो इट विल बी 300 माइनस 273 इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस, ओके। सो 173 इज द आंसर। वेट सॉरी, 173 नहीं है, 27 इज द आंसर, 27 T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 73 केल्विन्स, इसको भी सेम T इज़ इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 विच इम्प्लाइज T है हमारा, कैपिटल T है 73, T डिग्री सेल्सियस हमें निकालना है वैल्यू, तो इसका वैल्यू होगा 73 माइनस 273 इज़ इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस मतलब -200, ओके, इज़ इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है 200 केल्विन, सेम फार्मूला है, कैपिटल T इज़ इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, सो 200 इज़ इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 200 माइनस 273 इज़ इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस माइनस 73 इज़ इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस, इट आंसर, ठीक है। अभी हम करेंगे कन्वर्ट इनटू केल्विन वाले जो, ठीक है। इसको हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। इट विल बी T इज़ इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो यहाँ से T हमें निकालना है, और T डिग्री सेल्सियस से -73 प्लस 273 मतलब क्या, मतलब 200, ठीक है, 200 ये केल्विन, इतना आंसर होगा। फिर इसका भी सेम मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, T इज़ इक्वल टू 200 प्लस 273 मतलब 473 केल्विन, रोमन 2 का आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, और ये क्वेश्चन नंबर 2। इसमें होगा T इज़ इक्वल, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 173 प्लस 273 जो कि होगा 446, इतना केल्विन, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। तो ऐसे हमें कन्वर्ट, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल ही है, ओके। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। वेल इसके पहले हमें सबलाइम सब्सटेंस के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।